तो 4 जून के परिणामों के साथ ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर साफ हो चुकी है। एनडीए ने 292 सीटों पर फतह हासिल की है, लेकिन किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जो मैजिकल फिगर 272 है वो इस बार बीजेपी को नहीं मिला और 240 सीटें 32 सीटों से कम ही बीजेपी से मटकर रह गई। वही आईएनडीआई ब्लॉक जो है अलायंस है वो इस चुनाव में चमत्कारिक रूप से उभर का निकला है। एग्जिट पोल को धता बताते हुए तमाम एग्जिट पोल इंडिया अलायंस के बारे में गलत साबित हुए और राजस्थान में भी 25 में से 11 सीटें इस ब्लॉक ने हासिल की हैं। राजस्थान में बीजेपी 14 सीटें ही हासिल कर पाई। बार बार 25 सीटों का दावा कर रहे थे। चुनाव परिणामों के आने के रुझानों के बाद भी बीजेपी के नेता देर दोपहर तक भी 25 सीटों का दावा करते रहे, लेकिन 10 सीटों का नुकसान हुआ है। और वैसे अगर कुल मिलाकर बताएं तो बीजेपी को 24 सीटें थी, एक सीट अलायंस के पास थी। पिछली बार भी नागौर से आरएलपी के पास थी और इस बार भी आरएलपी के पास बरकरार है, लेकिन आरएलपी के वो नेता अब इंडिया ब्लॉक में है। तो एक तरह से बीजेपी के जो प्योरली बीजेपी की सीट थी उसमें 9 सीटों का बीजेपी को लॉस हुआ है। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं इस वक्त पर और प्रकाश भंडारी पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ। उनका रुख करेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से इंडी ब्लॉक और बीजेपी के बीच जो लड़ाई रही राजस्थान में वो खासतौर पर उसका असर देखने को मिला है। आशुतोष जी बहुत स्वागत प्रोग्राम पर, आप पहले भी जुड़ते रहे। और प्रकाश जी बहुत स्वागत एनडीटीवी पर। पहला सवाल आशुतोष जी से ही ले लेते हैं। किस तरह से अब आप देख रहे हैं, परिणाम तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं, 9 सीटों का लॉस हुआ है बीजेपी को राजस्थान में। एक बड़ा डेंट है। जो सीट कही जाती थी, जो स्टेट कहा जाता था बीजेपी का स्वीपिंग स्टेट था, छत्तीसगढ़ से सटा हुआ, गुजरात से सटा हुआ, तीनों स्टेट लगातार आपस में सटे हुए और बीजेपी यहाँ पर स्वीप करती आ रही थी। लेकिन इस बार राजस्थान ने बड़ा झटका दिया। शेखावटी और नॉर्थ राजस्थान खास तौर पर बड़े कीमत चुकानी पड़ी बीजेपी को। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी इसके संकेत मिल गए थे। आपको लगता है कि बीजेपी ने कोई लेसन नहीं लिया विधानसभा चुनाव से और ये जो नुकसान था वो भारी पड़ा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमको विधानसभा चुनाव में इस बात के संकेत दिख रहे थे कि जाट मतदाता किस तरफ जा रहा है, उसका रुझान किस तरफ है। कास्ट इक्वेशंस को विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो मैजिकल फिगर तो पा लिया कि वो 100 की संख्या को पार कर गए, बहुमत के साथ में एक सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस ने यहां 70 सीटें जीत करके एक बार ये दिखा दिया था कि कांग्रेस भी राजस्थान के अंदर अभी उतनी ही ताकत के साथ में मौजूद है। वोट परसेंटेज में भी हमको विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए नहीं मिला था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार बनने के बाद में उन तमाम गलतियों को, जिस सोशल इंजीनियरिंग की भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत 92-93 से करनी शुरुआत की थी और अपने राजनीतिक उत्थान की कहानी शुरू की थी, उस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में इग्नोर करने की कोशिश की। उसने यहाँ की कास्ट इक्वेशंस को समझने की, समझते हुए भी उस पर कुछ काम करने की उतनी जद्दोजहद नहीं की, क्योंकि शायद उनको विश्वास था कि नरेंद्र मोदी का काम और नाम, ये दोनों उनकी तमाम जो मझधार में डूबी हुई नैया थी उसको पार लगा देंगे। चुनाव की घोषणा होने से पहले 1 मार्च तक की अगर आप बात करें तो लग रहा था कि वो शायद इस मामले में क्लीन स्वीप करते हुए हमको दिख भी रहे थे। लेकिन जब 1 मार्च से लिस्ट आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वहां से समझ में आना शुरू हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी एक गलत ट्रैक पर जा रही है। लेकिन पार्टी के नेताओं ने एक के बाद दूसरी जो लिस्ट आई उसमें भी उस गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं की। इस प्रदेश के जो सामाजिक ताना बाना था, जो ढांचा था, उसको इग्नोर करने की कोशिश की। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उस तमाम चीजों को सुधारने की कोशिश की और उन तमाम चीजों पर काम किया। जाट मतदाता भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में भी उठा हुआ था, उसको मनाने के लिए कोई खास कोशिश सिर्फ सतीश पूनिया जी को हरियाणा का प्रभारी बनाने के अलावा जाट मतदाता को कोई ऐसा आश्वासन राजस्थान सरकार की तरफ से नहीं मिला कि सरकार आपके बारे में बहुत कुछ सोच रही है।
मीणाओं के समाज की अगर आप बात करें तो किरोड़ीलाल मीणा को जिस तरह से एक विभाग दिया गया, उससे मीणा मतदाता खुश नहीं था। उनको लगता था कि उनकी एक बड़ी भागीदारी किरोड़ीलाल मीणा को एक बड़ा मंत्रिमंडल हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मीणा समाज उनके साथ में नाराज था। गुर्जर समाज पहले से ही सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस के साथ में था। राजपूत समाज की नाराजगी उनको कई जगह देखने के लिए मिली, कई जगह झेलने के लिए मिली। और कुल मिलाकर के जो राहुल कस्बा का टिकट काटा और जहां से राजपूत वर्सेस जाट की राजनीति शुरू हुई, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि जो जाट वर्सेस राजपूत फाइट शुरू हुई, राहुल कस्बा का टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की, उस गलती का खामियाजा उसको आप कहने के लिए फिगर के हिसाब से 8 सीटें कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें लूज की हैं। भारतीय जनता पार्टी को 8 का नुकसान नहीं है, 11 का नुकसान है, क्योंकि पिछले बार एनडीए के पास 25 की 25 सीटें थी। हनुमान बेनीवाल के साथ में वो गणित नहीं बैठा पाई, जबकि हनुमान बेनीवाल के बारे में यह साफ जाहिर था कि वो शुरू से एनडीए के साथ जाना चाहते थे। वसुंधरा राजे को इग्नोर करने की कोशिश की गई। तो इसलिए तमाम ऐसी बड़ी गलतियां भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में की, जिसका खामियाजा हमको उसको टैली के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल। अब रहीगा प्रकाश भंडारी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, बड़ी बात अब इंडी ब्लॉक को लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि बात अक्सर ये हो रही थी कि जिस तरह से आपने मेरे प्रोग्राम पे कई बार कहा भी कि बीजेपी ने तो तोता रट लगाई हुई है, 25-25, उससे नीचे बात करने को तैयार नहीं है। क्या ये सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है, पूरी 25 सीटें फिर से जीत जाएंगे, या फिर जो INDI ब्लॉक था उनका कॉलिशन था, उसको हल्के लेकर चल रही थी बीजेपी कि इनके तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, टिकट वापस कर रहे हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है कांग्रेस को, तो हमने बीजेपी में मर्जी कर लिया, तो फिर जीतने की तो बात ही नहीं उठती है। क्या उस झांसे में, या फिर एक तरह से कहें कि उस गलत फहमी में बीजेपी रह गई राजस्थान में? प्रकाश जी, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरे मानना है कि जो कांग्रेस के जो बीजेपी का तो प्रचार था, इसमें जो है 25 से 25 सीट जीतेंगे। पिछले देखिए 2 बार ऐसा हो गया। 2014 की बात अलग थी, 2019 में पुलवामा का मामला था। इस बार न कोई मोदी की वेव थी और न कोई बहुत बड़े इश्यू थे। तो ऐसा मुझे लगा कि 25 में 25 सीट की जो बात कर रहे थे वो आम मतदाताओं को पसंद नहीं थी। देखिए, हमारे जो हम 75 सालों से एक डेमोक्रेसी का एक आधार हमारे देश में रहा है, और उसमें जो मतदाता है वही जो क्या कहते हैं, मतदाता ही देवता होता है, मतदाता ही मालिक होता है। वो जिसको चाहता है उसको सत्ता में लाता है, जिसको नहीं चाहता उसे सत्ता से बाहर करता है। सत्ता में रहते हुए आप दम्भ भरे, तो ये बात कई बार नागवार होती है मतदाताओं के दिमाग में। उनका ये क्या है, यही रहेंगे क्या? अब सवाल ये है कि ऐसा कुछ किया भी नहीं आपने जी, आपने ऐसा कुछ किया नहीं। दूसरा ये है कि भाजपा की जो सरकार आई थी यहाँ पर दिसंबर में, उसके बाद 100 दिन का कार्यक्रम दिया। तो उसके अंदर जो 100 दिन का कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री और भाजपा के सारे नेता एक ही तोता रट में लग गए। इस बार हम 25 पे 25 वापस जीतेंगे, तीसरी बार तिकड़ी बनाएंगे और लगातार जो है 25 सदस्य जो है राजस्थान से लोकसभा में भेजेंगे। सारे जो जन कल्याण के जो योजनाएं थी उसको कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो स्टार्ट जो हुआ, रणलाल जी की सरकार की जो शुरुआत हुई, वो लोकसभा के चुनाव के को लेकर ही इसके इर्द गिर्द घूमती रही। और ऐसा लगा कि देखिए ये सरकार तो आ गई है, लेकिन सरकार जो है जो लोकसभा पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जन कल्याण का काम कुछ नहीं कर रही। 100 दिन का जो कार्यक्रम बनाया था उसमें 25% ही काम हुआ, बाकी 75% काम हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात जो थी वही कि रेवेन्यू कलेक्शन कुछ नहीं हुआ। देखिए, राजकाज तो राजकाज से चलता है, राजनीति अपनी जगह है, राजकाज अपनी जगह है। राजकाज के मामले में भजन लाल जी बिल्कुल ऐसा लगा, उन्होंने जो आवाज दिया, जो इंप्रेशन दिया, वो ये कि बिल्कुल प्रशासन उनके हाथ में है ही नहीं।
और बीच बीच के अंदर जो है कांग्रेस बोलती रहती है भाई आपका जो सीएस है, जो चीफ सेक्रेटरी, वो सरकार चला रहा है। तो ये सब बातें जो है वो जो आम लोगों के जब दिमाग में जाती है, उन्होंने कहा भाई हमें तो सरकार भी चाहिए, हमें लोग राजकाज भी चाहिए, राजनीति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ हो तो सही। उसके बाद आप 25-25 ये तो तोता रट जो है, प्रधानमंत्री भी बोलते रहे, जहां जहां जा गए, अमित शाह जहां जा गए वो भी बोलते रहे। बिल्कुल। तो लोगों को ऐसा ही लगा भाई हमको वोट देना है, हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, हमेशा आपके 25-25 की गारंटी थोड़ी रहती है। बिल्कुल जी जी, नहीं निश्चित रूप से ये सवाल बिल्कुल बनता है कि प्राइम मिनिस्टर भी 25 की बात कर रहे थे और बीजेपी स्थानीय स्तर पर मानकर चल रही थी कि जैसा पिछला चुनाव है वैसा ही ये चुनाव होने वाला है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केंद्र ने जो योजनाएं बनाई हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो वादे, उन पर वोट मिल जाएगा। वीरेंद्र शेखावत मेरे सहयोगी मौजूद हैं, करीबी से बीजेपी को देखते हैं राजस्थान में। वीरेंद्र जरा मुझे बताइए, विधानसभा चुनाव आपने कवर किए, बड़ी बात ये उभर कर आई कि बीजेपी ने जो विधानसभा में एजेंडा रखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सनातन का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर, ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरे पायदान पर जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उन पर विधानसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी जीत गई। हालांकि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के पास काउंटर करने के लिए, वेलफेयर के लिहाज से कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि बड़ा फ्री मॉडल गहलोत ने एस्टैब्लिश वहां कर दिया था। आपको लगता है कि बीजेपी उसी एजेंडा को लोकसभा में रिपीट करती चली गई, जबकि स्थानीय स्तर पर जैसा प्रकाश जी कह रहे हैं कि लोगों को प्रशासन चाहिए था, लोगों को एक एक्टिव अग्रेसिव चीफ मिनिस्टर चाहिए था, लोगों को योजनाएं चाहिए थी जो पुरानी सरकार में चल रही थी। आपको लगता है, क्या महसूस किया आपने? और उसके ऊपर से कार्यकर्ताओं की अनदेखी, ये भी एक बड़ी वजह बनकर आ रही है सामने। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने एक अपने चेहरे उतारे थे, उसमें से 6 सांसदों को उतारा था और सबसे बड़ी बात ये रही कि उन 6 सांसदों में से 2 को फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और उसके अंदर जिस तरीके से देखा होगा कि जो लोकसभा सीटें हैं वहां पे दोनों सांसद जीत के आए हैं। इसके अलावा आप जिस तरीके से जो हमारे जो गेस्ट हैं प्रकाश भंडारी जी, उन्होंने भी कल जब हमारी उनसे चर्चा हो रही थी स्टूडियो, जयपुर स्टूडियो में, तो उस दरमियान उनसे मेरी यही बात हो रही थी कि क्या वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी जो 11 सीटें हारी है, उनकी वजह क्या रही। तो जब हमारी चर्चा हुई तो उसके अंदर एक बात सामने आ रही थी सबसे बड़ी, कि यहाँ पे जो स्थानीय जो लीडर्स हैं, जो वहां के जो स्थानीय नेता हैं, उनको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया गया, यानी तरजीह नहीं दी गई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जिस तरीके से आप देख लीजिए कि जो ओम बिरला है, ओम बिरला के जीतने की वजह यह रही कि उनकी जो जमीनी स्तर पे उनकी जो टीम है काफी मजबूती के साथ काम की और उसका फायदा उन्हें मिला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण की मनीष बात कर लीजिए सीट की, तो लोकसभा सीट ये वो सीट है जहां पे जातीय समीकरण काफी अहम फैक्टर रहता है और उसी फैक्टर को किस तरीके से बीजेपी बुनाती है। लेकिन ये जो कांटे की टक्कर थी, यानी जो सबसे कम मार्जिन के अंदर अगर जयपुर की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उसके माफ कीजिएगा राजस्थान की जो 25 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से जो जयपुर ग्रामीण की सीट है उसके अंदर 1615 वोटों से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनकी विजय हुई है। तो कुल मिला के बात यह है कि राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें थी उसके अंदर बीजेपी के जो तमाम नेता थे, कहीं ना कहीं जो नेताओं के जमीनी स्तर के या फिर जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक जो एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, वो उनके अंदर साफ तौर पे दिखाई दे रही थी और एक ओवर कॉन्फिडेंट, उसकी वजह से भी बीजेपी को इसके जो ये सीटें लूज हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप देखिए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर आप देखिए कि जहां जहां पे अशोक गहलोत ने, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जहां जहां अपनी जनसभाएं की या फिर जहां पे उन्होंने अपने टिकटों का बंटवारा किया है, वहां पे लगभग सीटें हैं उनके अंदर आप देखेंगे कि ज्यादा हार और जीत का मार्जिन नहीं रहा है। इसके अलावा आप सचिन पायलट की अगर बात करता हूं तो मैं वहां पे आप देखेंगे कि सचिन पायलट ने जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दी है या फिर दिलवाई है, उनकी जो जीत का मार्जिन है वो काफी बड़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सीट की बात कर लीजिए या फिर बिल्कुल उन्हीं सीटों पर आ रहे हैं वीरेंद्र, बिल्कुल जो मीणा जाती है, बिल्कुल वीरेंद्र आ रहे हैं, दौसा पर भी आएंगे, इलाकेवार से आएंगे। ये सचिन
और अशोक गहलोत की बात ने आपने एकदम सही छेड़ी, उसी पर मैं आने वाला था। आशुतोष जी, आपको फिर से चर्चा में लेकर आते हैं। कांग्रेस के जो बड़े फायदे की जो स्टेट रही है उसमें से एक बड़ा स्टेट राजस्थान है, जिसको कह सकते हैं कि रिवाइवल कांग्रेस का उसने कर दिया है। आप ये बताइए कि जनता ने ठीक एक मैंडेट भी दिया है कि सरकार बरकरार लेकिन विपक्ष भी दमदार, तो राजस्थान में कमोबेश उसकी पूरी तरह से झांकी जनता ने पेश कर दी है देश के सामने, और वही केंद्र में दिखा भी, रिफ्लेक्ट भी हुआ है। आपको लगता है कि जो कांग्रेस थी, जो स्थानीय मुद्दे थे, कांग्रेस ने वो पकड़े? जाटों के आरक्षण की बात भरतपुर धौलपुर के इलाके में चलती रही, बीजेपी ने इग्नोर किया। भरतपुर, और ये खासतौर पे इसकी बात इसलिए भी मैं कर रहा हूं, भरतपुर की आप बात करें, दौसा की करें, टोक सवाई माधोपुर, ये वो इलाका है जहां ईआरसीपी को लेकर काफी बीजेपी प्रमोट कर रही थी और अग्रेसिव दिख रही थी। और वहीं पर फिर नहरी क्षेत्र, किसानों के मुद्दे, कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों को पकड़ा और उसी से मजबूती पाई। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो राजस्थान में जो अपना इलेक्शन कैंपेन था, उसको नेशनल जो उनका कैंपेन था सिर्फ उसी ड्राइव मोड पर चलती रही। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को कहीं ये आभास कराने की कोशिश नहीं की कि वो प्रदेश के लिए नई सरकार केंद्र में बनने के बाद में किस तरह के परिवर्तन चाहती है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ में, किसानों के साथ में अग्निवीर योजना भी राजस्थान के अंदर एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। मुझे लगता है कि युवाओं का वोट परसेंटेज जिस हिसाब से हमको अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके हिसाब से युवाओं का भी रुझान इंडिया ब्लॉक की तरफ गया है। दौसा एक ऐसी सीट है जहां पर पिछले बार से हार जीत का जो मार्जिन है, जो पिछली बार सबसे कम लोकसभा चुनाव पर था, जहां दौसा में सबसे कम 78,000 के करीब का मार्जिन था, वो इस बार बढ़कर के 2 लाख को क्रॉस करके गया है। तो ऐसे में SC ST जो मतदाता था उसको भी शायद संविधान बदलने का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जो कहा गया कि हमको आप 400 वोट सीटें दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, तो SC ST वोटर जो ईस्टर्न राजस्थान में काफी मात्रा में चारों की चारों सीटें मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद से हारे हैं, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा कि SC ST वोटर उनके साथ से छिटका, क्योंकि संविधान को बदलने की बातें हुई। अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा रहा, और उसके साथ में कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवारों और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेशनल इश्यूज और नेशनल फेस के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करती रही, जो शायद उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। कई बार राष्ट्रीय अगर चुनाव अगर 2019 का देखें तो राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से ही भारतीय और विधानसभा चुनाव एक तरह से राष्ट्रीय चुनाव बना दिया था बीजेपी में, आपको भी याद होगा राजस्थान विधानसभा। एक और मैं सवाल आपसे पूछूंगा संक्षिप्त में आशुतोष जी, कांग्रेस की तरफ से देखें और वीज़ावी बीजेपी आमने सामने रखे, बड़ा ऐसा कोई चेहरा जो इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में विक्टोरियस बनकर उभरा है, जिसकी जीत हुई है, इस तरह का कौन सा चेहरा आपको लगता है दोनों तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई चेहरा जिसे आप कहें कि एक बड़े नायक के तौर पर राजस्थान के अंदर पार्टी से, संगठन से या सरकार से मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि पार्टी को एक करारी हार आप नंबर के हिसाब से कांग्रेस से बताएं, कांग्रेस से कौन? कांग्रेस से मुझे लगता है कि एक बार फिर से अशोक गहलोत एक बार फिर से एक बड़े नेता की तरफ एस्टेब्लिश्ड होने की कोशिश की है, और उसमें वो सफल भी हुए हैं। सचिन पायलट की बहुत बात हो रही, क्योंकि अशोक गहलोत फिर से इसलिए आपको नहीं लगता कमजोर होंगे? जालौर सीट नहीं जीता पाए हैं, बड़ी सीटों पर जिन्होंने दौरा किया वहां बहुत कम मार्जिन से सफलता मिली। वही एनालिसिस करने के लिए कह रहा हूं आपसे कि हो सकता है आप इस बात को कहें कि सचिन पायलट के ज्यादा समर्थकों को टिकट मिला और उनके ज्यादा समर्थक जीते, लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कांग्रेस की राजनीति में कि जब चुनाव शुरू हुआ था मार्च के महीने में, तब कांग्रेस कहीं चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी। ऐसे में अशोक गहलोत ने जो 3 पार्टियों के साथ में 3 सीटों पर जो गठबंधन का फॉर्मूला अशोक गहलोत लेकर के आए, वो बड़ा गेम चेंजर था, क्योंकि उससे एनर्जी मिली पूरे इंडिया ब्लॉक को कि हाँ ठीक है। आपको गठबंधन की राजनीति। दूसरा, उनकी जो निकटता अमेठी सीट पर जाने की वजह से प्रियंका गांधी के साथ में रही, गांधी परिवार के साथ में रही, क्योंकि उनको सोनिया गांधी का खास पहले से माना जाता है और सचिन पायलट को प्रियंका गांधी का। ऐसे में अमेठी के प्रभाव से मुझे लगता है कि शायद उनको व्यक्तिगत भी फायदा होगा, संगठनात्मक अशोक गहलोत तो एक तरह से कह सकते हैं दोनों चेहरों ने अपनी जो है एक तरह से पोजिशनिंग की है, मजबूत पोजिशनिंग की है, और दोनों ही लोकसभा चुनाव में आला कमान के सामने
सफल साबित हुए। प्रकाश भंडारी जी, मैं आपसे पूछूंगा, आखिरी पड़ाव पर है, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा इस नुकसान का बीजेपी पर बड़ा असर क्या पड़ेगा, क्योंकि अब एक डबल इंजन सरकार है, दोनों तरफ उन्हीं की सरकार होगी, जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी होंगी, हालांकि एक ऑपोजिशन मजबूत दे दिया है। बीजेपी में आप बड़ा संगठनात्मक फेरबदल देखते हैं क्या? कोई लीडरशिप चेंज हो सकता है? बातें भी बहुत चल रही हैं सीएम को लेकर के भी, आपको क्या लगता है, क्या संभावित तौर पर बीजेपी कुछ कर सकती है, थोड़ा इंतजार करेगी, कुछ एक अगले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी और फिर जो है कोई फेरबदल दिखेगा? देखिए, ये कांग्रेस के लिए बहुत कांग्रेस बड़ी सुखद स्थिति है। मैं बीजेपी के बारे में बात कर रहा हूं। कांग्रेस के लिए बड़ी सुखद स्थिति है इस कारण से, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हुए थे दिसंबर में, विधानसभा के चुनाव में उसके बाद जो है तो 2019 को अगर आप देखें तो कांग्रेस का लोकसभा का चुनाव, लोकसभा में जो पोल परसेंटेज है वो बढ़ा है। एक तो एक सबसे बड़ी बात है कि जहां 2019 के मुकाबले में कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा मत पड़े। दूसरा ये है कि एक तो विधानसभा का चुनाव हो गया, अब 4.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हो चुके। इस बीच कुछ लोकल बॉडीज के, म्यूनिसिपैलिटी के और पंचायत वगैरह के चुनाव होंगे। तो कांग्रेस के लिए ये जो है जो जीती 8 सीटें कांग्रेस की जीती, 3 सहयोगी ने जीती है जी। और कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, प्रकाश जी जाते जाते बीजेपी के लिए क्या संगठनात्मक फेरबदल आप देख रहे हैं, क्या अपेक्षा है आपको, क्या संभावनाएं बनती हैं? सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि बीजेपी मजबूत पार्टी है, बीजेपी का आधार बहुत मजबूत है, लेकिन उस आधार और मजबूत में वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है, आप मतलब जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिख गया। और उसका कारण ये था तो हम तो जीते हुए हैं, 25 जीत रहे हैं, ये जो संदेश दिया गया ये आम मतदाताओं को तो ऐसा लगा, आम जो कार्यकर्ता था बीजेपी का उसको लगा तो हम तो जीते हुए हैं, हम क्यों करें, मतलब ज्यादा गर्मी भी हो गई थी और भी करें, ज्यादा मेहनत नहीं की गई। और कांग्रेस की ओर से तो सबसे पहले ये है कि कांग्रेस का जो जीतते हैं, कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार जीता है जी, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि वो इसमें किसी बड़े राजनेता का नहीं, खाली मैं समझता हूँ कि एक सचिन पायलट के 4 सीटें जो है उन्होंने गुर्जरों का जो बिखर गए थे कांग्रेस, वो कंसोलिडेट हो गए। हाँ, वो इकट्ठा करके उनको, बिल्कुल, ये बड़ी वजह भी रही है। इस पर भी आगे बात करेंगे, कास्ट के समीकरणों को लेकर भी हम आगे शोज में बात करते रहेंगे। फिलहाल समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, आपने समय निकाला। आशुतोष जी, बहुत आभार आपसे हमारे से जुड़ने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। फेर आयो मोदी, लेकिन विपक्ष भी इस बार आ गया है मजबूती के साथ में, तो जनता ने बड़ा संतुलन साधा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।